प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य इस अध्याय में हम भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य की चर्चा करेंगे। भारतीय समाज के परिदृश्यों के संबंध में यह स्पष्ट रूप से समझ लेना होगा कि इसकी उत्पत्ति और विकास न तो किसी एक काल अथवा युग में हुआ है और न ही किसी एक धर्म, प्रजाति अथवा सांस्कृतिक समूह या समुदाय के कारण हुआ है। वस्तुतः भारतीय समाज का परिदृश्य निम्नांकित प्रजातियों, धर्मों, संस्कृतियों, सभ्यताओं के मिलने तथा परस्पर आदान प्रदान के फलस्वरूप युग युग में हुआ है। नंबर 1, प्रजातियों का योगदान। भारत की जनसंख्या में प्रजातीय बहुलता तथा उसके तत्वों का सम्मिश्रण मिलता है। भारत की प्रजातियों का सबसे अधिक प्रमाणित और मान्य वर्गीकरण B.S. गुहा का है। इन्होंने भारत की जनसंख्या में 6 प्रमुख प्रजातियों का उल्लेख किया है: निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, मंगोलॉयड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी चौड़े सिर वाले, नॉर्डिक। प्रथम 3 प्रजातियां भारत की प्राचीनतम निवासी हैं। निग्रिटो प्रजाति के निश्चित शारीरिक लक्षण अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ट्रावनकोर, कोचीन के कादर एवं पलियन आदिवासियों में बसने वाले बांगड़ी समूह एवं इरूला में देखने को मिलते हैं। नॉर्डिक प्रजाति के लोग बड़ी संख्या में भारत में आए थे तथा इन्होंने भारत की संस्कृति एवं समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। इनके आने से पूर्व ही भारत में एक विशिष्ट सभ्यता का विकास हो चुका था जो सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुप्रजातीय थे। इनकी यह मान्यता है कि युग युग से यह सभ्यता विभिन्न संजातीय धारणाओं के योगदान का सम्मिश्रण है। नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारतीय समाज अति प्राचीन है, लेकिन पाठ्य परिदृश्य के आधार पर इसके विकास का क्रमबद्ध इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से देखा जा सकता है, जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, सभ्यता का क्षेत्र। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, उत्तरी भारत में गंगा घाटी तक फैला हुआ है। रंगनाथ राव के अनुसार इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक लगभग 1550 किलोमीटर और दक्षिण और उत्तर में दक्षिण में 1100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। इस विस्तृत क्षेत्र में कुछ विशाल नगर, कुछ कस्बे तथा ग्राम थे। पिगट के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर इस सभ्यता की 2 राजधानियां रही होंगी। लोथल समुद्री व्यापार का केंद्र रहा होगा। नंबर 2, सभ्यता का काल। दुबे के अनुसार इस सभ्यता का उदय लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुआ। 2300 ईसा पूर्व तक फली फूली और 1700 ईस्वी में इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। नंबर 3, नगर एवं भवन निर्माण। सिंधुवासी अपने नगरों का निर्माण योजना अनुसार नदियों के किनारे करते थे। सिंधु सभ्यता नगरीय एवं व्यापार प्रधान थी। इस सभ्यता की विशेषताएं निम्न हैं: विशाल भवन, चौड़े चौड़े राजमार्ग, सुव्यवस्थित नालियां, नगर स्वशासन और नागरिक जीवन की सुख सुविधाएं आदि थी। नंबर 4, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन। इस सभ्यता में उद्योग धंधों के साथ साथ बड़े बड़े कुटीर उद्योग धंधे भी प्रचलित थे। ये लोग गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, हाथी आदि पालतू पशु रखते थे। ये लोग सुअर का मांस खाया करते थे। मटर, तरबूज, केले आदि की खेती करते थे। बैल को श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे। तो समाजशास्त्रियों का यह मत है कि भारतीय सभ्यता की नींव इसी काल में रखी गई थी, जिसके तत्व आज भी विद्यमान है। विद्वानों ने भारतीय समाज के उद्भव और विकास के संदर्भ में लिखा है कि शिव पूजा, लिंग पूजा, देवी पूजा आदि इसी काल से आज भी चली आ रही है। नंबर 5, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं आधुनिक हिंदू धर्म। जॉन मार्शल पिगट आदि विद्वानों का मत है कि हिंदू धर्म का स्रोत सिंधु घाटी रहा होगा। सिंधु घाटी के धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती जुलती बातें हमें अन्य देशों में भी मिलती हैं। निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है सिंधुवासी और हिंदूवासियों में। दोनों में बहुदेववाद के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, पशुपति शिव की पूजा मिलती है। दोनों में ही लिंग पूजा की जाती है और सिंधुवासी वृक्षों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी, पीपल आदि की पूजा की जाती है। सिंधुवासी पशु पक्षियों की पूजा करते हैं। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय समाज के उद्भव और विकास में सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नंबर 3 है वैदिक सभ्यता। भारतीय समाज के विकास में विभिन्न प्रजातियों तथा सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वैदिक साहित्य के अध्ययन के आधार पर इस काल के भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य निम्न है।
वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के संस्थापकों को ऋग्वेद में आर्य कहा गया। बाहर से आए आर्य नए लोगों के साथ भारत के मूल निवासियों के लिए दस्यु या दासहीन शब्दों का प्रयोग किया गया और अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ है सुसंस्कृत, कुलीन या श्रेष्ठ। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता के एकमात्र स्रोत वैदिक साहित्य ही है। आर्यों ने इस साहित्य की रचना की थी। नंबर 1, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन। वैदिक साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि प्रधान थी। आर्य लोग पशुपालन तथा ग्रामीण उद्योग धंधों को अधिक महत्व देते थे। इनके जीवन में घोड़ों का विशेष महत्व था। गाय को ये सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा करते थे, इनकी पूजा करते थे। आर्य लोग मूर्ति पूजक नहीं थे, ये प्रकृति की शक्तियों के उपासक थे। इनकी उपासना में यज्ञ हवन का विशेष महत्व था। आर्यों को लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं का ज्ञान था। आर्य लोग युद्ध प्रेमी थे। इनका जीवन सीधा सरल था। ये मांसाहारी थे, परंतु मछली इनको पसंद नहीं था। नंबर 2, वैदिक एवं सिंधु घाटी सभ्यता में तुलना। आरसी मजूमदार आदि विद्वानों ने बताया है कि सिंधु घाटी संस्कृति और भारतीय आर्य सभ्यता के परस्पर संबंधों को बतलाया है। उन्होंने यह कहा है कि वैदिक आर्य ग्रामीण थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षणों के अनुसार वहां विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। वैदिक आर्य संभवतः लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के बारे में जानते थे। वैदिक सभ्यता में घोड़े की भूमिका महत्वपूर्ण थी, परंतु सिंधु घाटी में इसके अस्तित्व के बारे में शंका है। दोनों सभ्यताओं में धार्मिक विश्वासों और अभ्यासों के संदर्भ में महत्वपूर्ण अंतर है। नंबर 3, आर्यकरण एवं संस्कृतिकरण। प्रारंभ के समय में इंडो आर्यन तथा स्थानीय निवासियों में परस्पर युद्ध एवं सांस्कृतिक संघर्ष हुए थे। बाद में इनमें संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान हुआ था। इस उपमहाद्वीप की परंपराओं के कार्यकरण की प्रक्रिया न तो कभी पूर्ण हुई, न कभी सुचारू रूप से चली। इंडो आर्यन चरागाही अवस्था से कृषि आर्थिकी की ओर विकसित हुए। ये लोग धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़े तथा विंध्याचल पर्वत पार किया। इनमें तथा स्थानीय निवासियों की संस्कृति में सम्मिश्रण प्रारंभ हो चुका था। अनार्यों ने इंडो आर्यों के कर्मकांड तथा सामाजिक संगठन के दर्शन को अपनाया था। इस प्रक्रिया को आर्यकरण कहा जाता है। अनार्यों ने आर्यकरण के साथ साथ अपनी संजातीय तथा क्षेत्रीय विशेषताओं को बनाए रखा। नंबर 4, संस्कृतिकरण में बाधाएं। आर्यों तथा अनार्यों के सांस्कृतिक लीन होने की प्रक्रिया में 3 कठिनाई आई थी, जिसके कारण सांस्कृतिक विविधता में समाज के विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ था। ये कठिनाइयां निम्नलिखित है। नंबर 1, कुछ जनजातीय समूहों ने आर्यों से मिलने से मना किया, तो वे सुदूर जंगल पहाड़ियों में चले गए, जहां आर्यों का पहुंचना कठिन था। इनमें आज भी कुछ अनार्य अपनी पहचान बनाए। नंबर 2, कुछ शक्तिशाली संजातीय समूहों ने आत्मसातकरण से संबंधित विशेष समस्याएं खड़ी की। ये संजातीय समूह जैसे आंध्र प्रदेश के रेड्डी, केरल के नायर, तमिलनाडु के मरावा, महाराष्ट्र के मराठा आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से शक्तिशाली थे। उन्हें शूद्र पद देना कठिन था। आर्यों ने इन्हें क्षत्रिय वर्ण के स्तर पर पद तो दे दिया, लेकिन द्विज का पद नहीं दिया। नंबर 3, बाद के अप्रवासी यूनानी शक कुषाण हूण भारत में आए तथा जिनके पास लंबे समय तक सत्ता भी रही, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में लीन होना चाहते थे। क्योंकि ये विरोधी, भिन्न और परदेशी थे, इसलिए इनको प्रारंभ से ही मलेच्छ माना गया। कुछ समूहों जैसे कुषाण को आत्मसात करने में सुविधाएं दी गई, क्योंकि ये उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जहां बुद्ध धर्म के प्रभाव के बढ़ने के कारण हिंदू धर्म परायणता घट गई थी। नंबर 5, वर्ण व्यवस्था। विद्वानों की मान्यता है कि इंडो आर्यन बाद में भारत में आए। इनके भारत के स्थानीय निवासियों के साथ लंबी लड़ाई चली। इंडो आर्यन अपने साथ सभ्यता नहीं लाए थे, ये चरागाही थे। आक्रमणकारी होने के कारण अपने को उच्च मानते थे, अपनों में विवाह करते थे। धार्मिक पवित्रता, रक्त की शुद्धता और अस्पृश्यता की धारणा विद्यमान थी। इसी धारणा के कारण इंडो आर्यन भारत के स्थानीय लोगों से शारीरिक संपर्क, अंतःभोज, विवाह आदि नहीं करते थे। इनके सामाजिक संबंध नियंत्रित थे। इन कारणों ने वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया, जो कि बाद में जाति प्रथा में विकसित हुई। इंडो आर्य ने भारतीय संस्कृति तथा समाज में विभिन्न जनजातीय समूहों के बीच अनेक नियमों और निषेधों को लागू करके जटिलताएं पैदा कर दी। आश्रम व्यवस्था। वैदिक समाज की एक प्रमुख विशेषता आश्रम व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के द्वारा मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। प्रत्येक अवस्था 25 वर्ष की रखी गई। आश्रम व्यवस्था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य द्विज जातियों के लिए थी। केवल ब्राह्मण वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कड़ाई से करते थे। अन्य वर्णों में यह आश्रम कम लोकप्रिय था। शिक्षा, चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था। गृहस्थ
आश्रम में व्यक्ति विवाह करके प्रवेश करता था। इससे व्यक्ति परिवार का पालन और धार्मिक कर्तव्य को पूरा करता था। वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में व्यक्ति परिवार का त्याग करके समाज की सेवा करता था। और अंतिम आश्रम पुरुषार्थ था और अंतिम अवस्था पुरुषार्थ थी, जिसमें व्यक्ति इन तीनों आश्रमों का परित्याग करके जो है अकेला जो है नितांत जीवन व्यतीत करता था और समाज सेवा में जुट जाता था। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। व्यक्ति चारों पुरुषार्थों चारों आश्रमों के अंतर्गत ही पूरा करता था। आज के युग में वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था तथा पुरुषार्थ का भले विशेष महत्व नहीं हो, परंतु वैदिक युग में लोग इसे श्रद्धा और निष्ठा रखते थे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते थे। नंबर 4, जैन धर्म। भारतीय समाज के विकास में जैन धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका योगदान रहा है। इसका इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इन्होंने भारतीय समाज के विकास में विशेष रूप से इनके धर्म, दर्शन, साहित्य, कला आदि में योगदान दिया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दर्शन। जैन धर्म ने ज्ञान सिद्धांत, संयादवाद, अहिंसा आदि विचारों को भारतीय दर्शन में जो है विकसित किया। भारतीय समाज की विशेषता सत्य और अहिंसा मूलतः जैन धर्म की ही देन है, जिसे आगे चलकर महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध आदि ने अपनाया। नंबर 2, साहित्य। जैन धर्म का भारतीय समाज की भाषा और साहित्य के विकास में विशेष योगदान है। जैन लेखकों ने संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य को बहुत समृद्ध किया और भारतीय समाज से संबंधित पौराणिक सामग्री को अपनी मान्यताओं के साथ समन्वित किया। कला। भारतीय संस्कृति की कला के क्षेत्र में विविधता लाने में जैन धर्म ने विशेष योगदान दिया है। इनके द्वारा निर्मित कलात्मक स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, मठ, गुफाएं आदि देखी जा सकती हैं। अजंता, एलोरा, खजुराहो, पालीताना पहाड़ियां, रणकपुर, पासनाथ आदि में जैन गुफाएं, जैन मंदिर अत्यधिक लोकप्रिय है। नंबर 4, अन्य क्षेत्रों में योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का विरोध किया और जन्म के स्थान पर कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की प्रस्थिति पर जोर दिया। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का इन्होंने विशेष जो है प्रयास किया। धन्यवाद।